हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एरो क्लास। मैं हूं विवेक और आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे क्लास 9th का साइंस, जिसका चैप्टर 1 है एक्सप्लोरेशन। अब क्लास 9th के साइंस, जैसा आपको पता है कि पिछले क्लास में सिलेबस कुछ और था। अब इस सेशन में हमारा सिलेबस क्या हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, जो चेंज हुआ है तो उसमें बुक की पैटर्न को भी चेंज किया गया है थोड़ा बहुत। अब कैसे हम समझेंगे कि बुक के पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है, बुक को पढ़ना कैसे है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ हम आपको डिटेल्स देना चाहते हैं। जैसे कि आप इस चैप्टर का नाम देख सकते हैं, क्या है? चैप्टर 1 एक्सप्लोरेशंस एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अब देखो बच्चों, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा इस चैप्टर के बारे में समझने के लिए कि एक्चुअली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम्स बनाए गए हैं वो 5 के बिलो के एजुकेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी एजुकेशंस बोलते हैं। 6 से लेके 8 तक के एजुकेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल एजुकेशन बोलते हैं। और 9th 10th के एजुकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एजुकेशंस बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोग 8 पास कर चुके हो, कहाँ आ गए हो? 9th में आ गए हो, और क्लास 9th में आ गए हो तो आप किस वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो? सेकेंडरी वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो। इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। फिर आप बोलोगे कि सर, इस चैप्टर का नाम ऊपर एक्सप्लोरेशन भी तो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो जैसा आपको पता होगा कि इस बार का जो न्यू बुक आया है एनसीईआरटी का, उसका नाम भी क्या रखा गया है? एक्सप्लोरेशन ही रखा गया है क्लास 9th के बुक का। जो हमारा 7th के बुक 8th के बुक थे उसका नाम क्या था? क्यूरियोसिटी। वहाँ पे हम लोग बेसिकली साइंस के फैक्ट के बारे में समझते थे, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट के बारे में समझते थे। ठीक है, बट अब आप क्लास 9th में आ गए हो, हर चीज़ को क्या करोगे? एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, उसका डिटेल बारे में पढ़ाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है एक्सप्लोरेशन, और इस बुक का भी नाम रखा गया है एक्सप्लोरेशन। अब इस चैप्टर में बेसिकली ओवरऑल दिया क्या गया है? तो आपको ये दिया गया है कि हमको बुक पढ़ना कैसे है, हमको साइंस को पढ़ना कैसे है। जब साइंस पढ़ते हैं तो कैसे कुछ चीज़ को इग्नोर करते हैं, कुछ चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं, कैसे उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, मॉडल कैसे बनाना है, ठीक है, किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करना है। कोई भी साइंस का एक फैक्ट है या एक्सपेरिमेंट है तो उससे हमको क्या क्या चीज़ें समझना है, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल से समझने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में देखते हैं कि आगे है क्या। तो सबसे पहले जो है हमारा क्या है? इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस में हमारा क्या दिया गया है? एज वी मूव फ्रॉम द मिडिल स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल्स। जैसा कि आपको पता है कि आप क्लास 8 में थे, अब मूव होके कहाँ जा रहे हो? क्लास 9 में जा रहे हो। ठीक है ना, तो क्लास 9 की एजुकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, और जब क्लास 9 की एजुकेशन को हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं तो साइंस बिकम मोर डिटेल्स एंड एनालिटिकल्स। 9th में आके साइंस हमारा और क्या हो जाता है? बहुत और ज़्यादा डिटेल हो जाता है और एनालिटिकल्स हो जाता है। ठीक है, अर्लियर जब आप 8 में थे तो वी लर्न टू ऑब्जर्व द नेचर। जस्ट हम लर्न क्या करते थे? नेचर से ऑब्जर्व करते थे कि क्या हो रहा है, कैसे क्या चीज़ें चल रहा है, इस सब चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करते थे। और क्या करते थे? आस्क क्वेश्चंस एंड परफॉर्म सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। हम लोगों से क्वेश्चंस करते थे, अपने टीचर से क्वेश्चंस करते थे, ठीक है ना, और परफॉर्म करते थे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। बट अब आप आ गए हो क्लास 9th में, तो अब कैसा पढ़ेंगे? तो नाउ वी विल ऑल्सो लर्न हाउ साइंटिफिक नॉलेज इज डेवलप्ड। मतलब कैसे साइंस में साइंटिफिक नॉलेज डेवलप हो रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है ना, अब इस चैप्टर का नाम एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन के बारे में हम समझते हैं कि एक्सप्लोरेशन इनकरेजेज अस टू इन्वेस्टिगेट द नेचर। हम किसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? नेचर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। कैसा इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो मोर डीपली एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ। मतलब क्या? एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या हो गया कि हम एक्सप्लोरेशन क्या करता है? इनकरेज कर रहा है हमको, किसके लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है? तो नेचर को,
और डीपली वे में एक्सप्लेन मतलब करना है, हमको उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और हमको समझना है किसके रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप के बारे में मतलब क्या, कोई और रिलेशनशिप मतलब नहीं, कौन सा, साइंस के अकॉर्डिंगली रिलेशनशिप। तो क्या किस चीज़ का रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे, साइंस रिलेशनशिप में साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में और एवरीडे लाइफ में हमारे क्या क्या चीज़ें घट रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रहे हैं, उसको अकॉर्डिंग टू साइंस समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साइंस ऑफ द सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज का जो हमारा साइंस है इसमें हमको क्या क्या जानना है, तो कैसे साइंस को परफॉर्म करेंगे या कैसे साइंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, साइंस इज नॉट अबाउट द फैक्ट्स। साइंस सिर्फ फैक्ट ही नहीं है, क्या है, ऑल्सो अबाउट हाउ टू नॉलेज इज ऑब्टेन्ड, कैसे हमको नॉलेज आएगा, कैसे नॉलेज हम गेन करते हैं। साइंस हमारा बेसिकली वो है। एक्चुअली इन हिंदी में साइंस को क्या बोला जाता है, विज्ञान बोला जाता है। विज्ञान का मतलब क्या हो जाता है कि विशिष्ट ज्ञान, किसी भी चीज़ के बारे में जो हम डिटेल नॉलेज रखते हैं, विशिष्ट ज्ञान, ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। इन इंग्लिश उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो साइंस इज नॉन एज द एक्स्ट्रा नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज़ के बारे में हम एक्स्ट्रा नॉलेज, काफ़ी डीपली नॉलेज, डीपली एनालिसिस कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। इसका साइंस का मतलब सिर्फ फैक्ट का जानकारी नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। अब इस डिटेल स्टडी में क्या क्या इन्वॉल्व होगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो इट इन्वॉल्व, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, साइंस में कोई भी चीज़ें, अगर कोई भी घटना घट रहा है या कोई भी चीज़ें परफॉर्म हो रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, तो उसको हमको क्या करना चाहिए, अच्छे से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। क्या करना चाहिए, अच्छे से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। फिर आपको प्रॉपर मेजरमेंट करना आना चाहिए। कोई भी चीज़ का जो भी रीडिंग्स ले रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके मेजरमेंट क्या होगा, रीडिंग्स कितना होगा, हर चीज़ को एक्यूरेट वे में, परफेक्टली वे में हमको क्या करना चाहिए, मेजरमेंट लेना चाहिए। फिर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहिए। कोई भी चीज़ें सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ें जान रहे हैं, तो उस पर कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाहिए। फिर उस एक्सपेरिमेंट के बाद हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसका सिंपल मॉडल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मॉडल का मतलब ये हो गया कि आप उस एक्सपेरिमेंट को, उस फैक्ट को लोगों के सामने दर्शा सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें हम मॉडल के थ्रू करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पेपर पे हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ द सिम्बॉल्स। आगे चल के जब साइंस में पढ़ोगे तो आपको हम बताएंगे कि कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जो हमारा इक्वेशंस बन रहे हैं, जो भी फैक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको सिंबॉलिक और हम किसके फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। आगे हमारा साइंटिफिक आइडियाज आर टेस्टेड। जितने भी साइंटिफिक आइडिया हैं वो सारे आइडिया क्या है, टेस्टेड, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो हर एक को पहले क्या किया जाता है, टेस्ट करके परफॉर्म कर लिया गया है, फिर उसको साइंटिफिक आइडिया माना जाता है, ठीक है ना। बट मे बी रिवाइज्ड इफ न्यू एविडेंस इज फाउंड। बट फिर भी साइंस में हमेशा ये विंडो हमेशा ओपन रहता है कि ये चीज़ बोल दिए गए हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है यही होगा। अगर आप फिर से टेस्ट कंटिन्यूसली ले रहे हो और उसमें कोई चीज़ें चेंजेज आ रहा है, वो कंटिन्यूसली वो चीज़ें चेंजेज आ रहा है, वो आपको दिख रहा है, उसी को बोलते हैं न्यू एविडेंस फाउंड। अगर साइंस में परफॉर्म करने में कोई नया एविडेंस फाउंड होता है तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को रिवाइज्ड भी कर सकते हैं, फिर से हम उसको चेक करके नया वैल्यू भी बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम जानने की कोशिश करते हैं, आपके जैसे ही इस चैप्टर एक्सप्लोरेशन को ओपन करोगे, एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे, तो उसमें एक साइंटिस्ट से आपको मिलने की बात कहा गया है, मीट अ साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट हैं? तो मेघानंद साहा है। मेघानंद साहा, इनका ये जो फोटो दिखाया गया है, ये फोटो बेसिकली हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस में स्टैंप मिलते हैं,
जो टिकट बोलते हैं, पहले के ज़माने में पोस्ट भेजते थे तो टिकट लगाते थे, अब स्पीड पोस्ट का ज़माना हो गया। पहले जो सामान वामान भेजते थे या कोई भी लेटर भेजते थे उस पर स्पीड पोस्ट का टिकट लगाना पड़ता था, उसका वैल्यूएशन होता था, जितने रुपये उसको भेजने में लग रहा है उतने रुपये का स्टिकर्स लोग खरीदते थे और उसको वहाँ पर चिपकाते थे, तब जाके पोस्ट जाता था, ठीक है ना। अब स्पीड पोस्ट का ज़माना, QR कोड का ज़माना हो गया, QR कोड के थ्रू जाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। क्या दिया गया है कि जो ये मेघानंद साहा है, इनका जो पोस्टर है, ये जो फोटो जो है वो कहाँ पे आया हुआ है, इंडियन पोस्ट के स्टैम्प पे आया हुआ है। इंडियन पोस्ट के किस पे आया हुआ है, स्टैम्प पे आया। थोड़ा देखने में ब्लरी सा दिखेगा, बट आप लोग कंसिडर कर लेना, आप लोग बुक खोल के देख लेना इस चीज़ों को, ठीक है ना। क्या है, इन्होंने सिंप्लीफाइंग द स्टार्स, स्टार्स के बारे में इन्होंने कुछ फैक्ट दिया था जिसको उन्होंने सिंप्लीफाई वे में किया था। और इनके इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग इग्नोर करके भी चलते हैं, और कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं अकॉर्डिंग टू जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, हमको उस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हम उन चीज़ों को कंसीडर करते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस पर पढ़ते हैं, इन्होंने बताया कि साइंस ऑफ्टेन द बिगेन्स by the ignoring the details when the physicist Meghanand Saha studied the light from the stars। इनका क्या मानना था कि जब भी आप साइंस में कोई चीज़ को स्टडी करते हैं तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और इन्होंने ये जो फिजिसिस्ट जो थे कौन, मेघानंद साहा, इन्होंने किस चीज़ के बारे में स्टडी किया, लाइट फ्रॉम द स्टार्स, स्टार्स के पास से लाइट कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या स्टडी किया, देखो इन्होंने क्या क्या किया वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ही डिड नॉट ट्राई टू मॉडल, इन्होंने कोई मॉडल बनाने की ट्राई नहीं किया। इन्होंने क्या किया, एवरी एटम्स, एवरी रिएक्शंस और एवरी मूवमेंट ऑफ इनसाइड स्टार्स, इन्होंने इस चीज़ के बारे में भी डिटेल स्टडी करने की कोशिश नहीं किया। क्या नहीं किया कि एवरी एटम्स जो प्रेजेंट है कहाँ पे, स्टार्स में, उसके बारे में नहीं जानकारी लेने की कोशिश किया। उनमें स्टार्स में क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, सारे रिएक्शंस के बारे में उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश नहीं किया, ठीक है ना। एवरी मूवमेंट इनसाइड स्टार्स, स्टार के अंदर क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, इस चीज़ को भी उन्होंने क्या किया, इग्नोर किया, ठीक है ना। इंस्टेड ही ट्राई टू द मैटर इन द स्टार एज अ हॉट गैस, इन्होंने क्या ट्राई करने के लिए कोशिश किया कि स्टार जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, हॉट गैसेस से बना हुआ है, ठीक है ना। इग्नोर द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एंड द फोकस्ड ऑनली, किस चीज़ पे फोकस किया उन्होंने, टेम्परेचर पे फोकस किया, प्रेशर पे फोकस किया, हाउ टू एटम्स फॉर्म्ड आयंस, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, रिएक्शंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इन सारी चीज़ों को इग्नोर्स किया। और किस चीज़ पे उन्होंने फोकस किया, तो उन्होंने फोकस क्या किया, टेम्परेचर पे फोकस किया, उन्होंने प्रेशर पे फोकस किया, और उन्होंने किस पे फोकस किया, हाउ एटम फॉर्म्स आयंस, एटम आयंस कैसे फॉर्म कर रहा है, इस पे फोकस किया उन्होंने, ठीक है ना। बाकी चीज़ों को इन्होंने क्या किया, बाकी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इन्होंने क्या किया, इग्नोर किया। दिस सिंप्लीफिकेशन, इनके इस सिंप्लीफिकेशन से क्या हुआ, अलाउ हिम टू एक्सप्लेन हाउ द कलर ऑफ द स्टार इज डीपली कंसंट्रेटेड टू देयर टेम्परेचर्स। इनके इस सिंप्लीफिकेशन से क्या स्टडी करने को मिला, ये स्टडी करने को मिला और ये एक्सप्लेन करने को मिला इन्होंने कि इन्होंने बताया कि कलर ऑफ स्टार जो है वो डीपली कंसंट्रेटेड होता है ऑन देयर टेम्परेचर्स। तो ओवरऑल इनके एक्सपेरिमेंट से मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब भी हम कोई चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं। हमारे जिस उस स्टडी के फोकस्ड होके जो चीज़ें हमें उस ऑब्जर्वेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जो उस कैलकुलेशंस के लिए, उस कंक्लूजन को फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर्ड है, हम उसी फैक्ट को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज बाकी चीज़ों को इग्नोर करेंगे। चलिए आगे और कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल्स दिया गया है। क्या एग्जाम्पल्स दिया गया है, तो हमारे इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस, ठीक है ना। तो बुक ने सोचा क्या, एनसीईआरटी जो भी बुक बना है उन्होंने सोचा क्या, क्यों ना पहला फैक्ट जो है वो हम उस क्रिकेट के बारे में लिखें। अब देखिए क्या है हमारा एग्जाम्पल 1 दिया गया है। क्या दिया है,
ए क्रिकेट शॉट, think of the cricket ball being the hit for a six. You want to make a simple model. What details would you include? What would you ignore? क्या बोला गया है कि कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर है, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं क्रिकेटर है, उनका क्या कहना है, वो क्रिकेटर्स ने बॉल को हिट किया किसके लिए, सिक्स के लिए। कंफर्म हो रहा है कि बॉल हिट होके कहाँ जा रहा है, बाउंड्री के बाहर जा रहा है, सिक्स जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि यू वांट टू मेक अ मॉडल, आप इसके एक मॉडल बनाओ और हमें बताओ कि आप किस किस डिटेल्स को इंक्लूड कर रहे हो और किस किस डिटेल को इग्नोर कर रहे हो। ठीक पीछे वाला जो उन्होंने साइंटिस्ट ने, मेघानंद साहा साहब ने जो परफॉर्म किया था इग्नोर करके, सेम उसी पे ये एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है और समझाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो द पोजीशन ऑफ द बॉल, जो बॉलर ने बॉल किया, फेंका, उस बॉल का क्या पोजीशन था, इसके बारे में हम जानकारी इंक्लूड करेंगे। दूसरा हम क्या इंक्लूड करेंगे, द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, कि बॉल की कितनी स्पीड से बॉलर ने बॉल फेंका, उसकी डायरेक्शंस क्या था, इसको हम इंक्लूड करेंगे। फिर क्या है, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉल, ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस बॉल पे उस पीरियड में, हम उसके बारे में स्टडी इसमें इंक्लूड करेंगे। और क्या करेंगे, द पाथ, ठीक है, ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द बॉल। आप देखे होंगे जैसे क्रिकेट में शॉट लगाया जाता है तो मैच उस बॉल के बाद थोड़ी देर गैप में आपको रिप्ले दिखाता है और फिर उसमें बॉल का एक ट्रेजेक्टरी दिखाता है ऐसे करके, यहाँ से बॉल उठा इतना सेंटीमीटर के स्पीड से इतना मीटर डिस्टेंस पे गया हो, दैट इज कॉल्ड द ट्रेजेक्टरी। तो हम किसके बारे में, उसके ट्रेजेक्टरी को इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, उसके ट्रेजेक्टरी को इंक्लूड करेंगे। अब हम इग्नोर क्या क्या करेंगे, तो जैसे देखिए इग्नोरेंस हमारा क्या क्या रहेगा, तो इग्नोरेंस हमारा रहेगा द स्टिचिंग एंड द टेक्सचर ऑफ द बैट, बैट कैसा स्टिच है, कैसा उसका टेक्सचर डिजाइन किया गया है, इस चीज़ों को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इसको हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। अगला क्या है, द रोटेशंस ऑफ द बॉल, मतलब बॉल कितना स्पिन हो रहा है, कितना रोटेट हो रहा है, इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉल हिट हो गया है, सिक्स जा रहा है, तो हम अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसको और कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इसलिए हम स्पिनिंग ऑफ द बॉल को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद एयर रेजिस्टेंस, जैसे ही बॉल को हिट किया गया तो बॉल जब मूव कर रहा था, ट्रेजेक्टरी के फॉर्म में जा रहा था, तो उस पर कुछ ना कुछ एयर रेसिस्ट भी लग रहा है। बट अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेंगे तो हमारा ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स होने का चांसेस रहेगा, इसीलिए इसको भी हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया। फॉर एवरी सिंपल मॉडल, एवरी सिंपल मॉडल के लिए हम क्या करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ स्पेक्टर्स, जो स्पेक्टर्स बाहर मूव कर रहे हैं, प्लेयर्स मूव कर रहे हैं, अदर सराउंडिंग्स, और भी लोग जो वहाँ पे मूव कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों के मूवमेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे। तब जाके हमारा क्या होगा, इस एक जो क्रिकेट शॉट जो कि हम थिंक कर रहे हैं कि वो बॉल कहाँ जा रहा है, सिक्स के लिए जा रहा है, तब हम उसके मॉडल्स को सिंपल वे में क्लियरिफाई करेंगे। तो इससे हम इस एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आया कि कोई भी प्रैक्टिकल्स जब हम परफॉर्म करेंगे या मॉडल बनाएंगे तो उसकी चीज़ों को हम लोग क्या रखना शुरू करेंगे, सिंपल रखना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल रखेंगे। सिंपल रखेंगे ताकि हमारा जो मॉडल हो सिंपल हो, इजीली अंडरस्टेबल हो, और जिस चीज़ पे हम फोकस्ड हैं उस पर फोकस्ड रह सकें। लाइफ में जिस तरह से डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सिमिलरली हमको एक्सपेरिमेंट में भी वही फोकस बना के रखना है कि हमको क्या आउटपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें हम कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को हम क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इस चैप्टर में और क्या है। अब एक एक्टिविटी दे रखा है, अब इस बुक में एक एक्टिविटी दे रखा है, एक्टिविटी 1.1, लेटेस्ट मॉडल बाइसिकल राइड। एक बाइसिकल राइड का मॉडल दे रखा है। क्या है ये बाइसिकल राइड का मॉडल, तो देखिए हमको वही चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम
कैप्ट करेंगे, क्या क्या चीज को इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के इस डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एक बाइसिकल राइडर है जो कि अपने घर से बाइसिकल लेके वो इस पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ जा रहा है। भाई हम लोग बच्चे हैं, स्कूल एडमिशन्स पढ़ाई करना है, ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, मार्केट नहीं जाना है, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना। तो समझो कोई एक बच्चा है जो साइकिल राइड कर रहा है, उसी को हम लोग बाइसिकल राइडर भी बोलते हैं, वही राइड करते हुए अपने पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ जा रहा है, स्कूल्स को जा रहा है। क्लियर है। और जब वो स्कूल को जा रहा है तो उसके स्कूल के जाने के क्रम को अगर हम मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या चीज़ों को कैप्ट करेंगे, मतलब कि रखेंगे, और क्या क्या चीज़ को इग्नोर करेंगे, इसके बारे में, इंक्लूड और इग्नोर के बारे में। तो देखिए डिटेल्स टू कीप, मतलब कि किस चीज़ को हम रखेंगे, क्या है हमारा, टू द मॉडल द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम द स्कूल टू होम वी शुड इंक्लूड, ठीक है ना। स्कूल से जो होम जा रहा है या होम से स्कूल जा रहा है तो वो उस टाइम के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करेगा वो देखते हैं। क्या है पहला, सबसे पहले हम क्या इंक्लूड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम। मतलब क्या, स्कूल से घर के डिस्टेंस कितना दिया गया है, हम इस चीज़ को सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा और क्या हम करेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ द बाइसिकल्स, वो साइकिल जो था, वो बाइसिकल जो था, वो कितने एवरेज स्पीड के हिसाब से वो घर तक गया, स्कूल से घर तक के पाथ तक कितने स्पीड से वो गया, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। आगे हम क्या इंक्लूड करेंगे, टाइम टेकन ड्यूरिंग द जर्नी, इस पूरे जर्नी के समय में, कहाँ से, स्कूल से घर तक आने की जर्नी के बीच में हम कितना टाइम, उसने कितना, वो बाइसिकल राइडर्स ने, वो बच्चे ने कितना टाइम लिया साइकिल से जाने में, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अब हम क्या क्या चीज़ को इग्नोर करेंगे उस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो देखो द डिटेल्स टू इग्नोर, क्या क्या डिटेल इग्नोर करेंगे, कलर ऑफ द बाइसिकल्स। अब जब हम मॉडल बना रहे हैं तो साइकिल बाइसिकल्स का जो कलर है वो उस पर कोई इफेक्ट करेगा क्या, वो बाइसिकल की स्पीड को इफेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, तो इसलिए हम उस चीज़ को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अगला हम क्या इग्नोर करेंगे, ब्रांड ऑफ द बाइसिकल्स, किस ब्रांड का वो बाइसिकल्स है, ठीक है ना, किस ब्रांड का वो बाइसिकल्स है। ये बाइसिकल्स चलाने वाले पे डिपेंड करेगा कि कितने स्पीड से चला रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। बाइसिकल्स का ब्रांड इस चीज़ को कभी नहीं डिफाइन करेगा कि वो साइकिल कितने स्पीड से जाएगा और कितने जगह पर कहाँ जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। उसके बाद क्या है, क्लोथ्स वर्न बाय द राइडर्स, राइडर्स ने कैसा कपड़ा पहन रखा है, इस चीज़ों को भी हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे, ताकि हमारा मॉडल क्या हो, सिंपल हो, अंडरस्टैंडिंग हो। अगला क्या है, नंबर ऑफ द पीपल ऑन द रोड, अब उस रोड पे और भी कितने लोग जा रहे हैं उससे हमको क्या लेना देना है, हमको तो क्या करना है, बाइसिकल्स लेके घर तक जाना है, ठीक है ना, हमको उनसे गप्पे नहीं लगाना, हमको क्या करना है, बाइसिकल लेके घर जाना है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करो कि बाइसिकल लेके घर जा रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ पीपल्स कितना रोड पे जा रहा है उसको हमको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, सेफ ऑफ द बाइसिकल्स बेल, अब बाइसिकल का बेल है उसके सेफ से क्या लेना देना है भाई साहब हमारे कैलकुलेशंस को, हमको तो क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, टाइम चाहिए मॉडल बनाने के लिए। इन चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं इनको हम क्या करते हैं, इग्नोर करेंगे इस मॉडल को परफॉर्म करने के लिए, इस मॉडल को बनाने के लिए। क्लियर है। अब क्या है, वाई इग्नोर सम डिटेल्स, कुछ डिटेल्स को हम इग्नोर क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ता है उसको इग्नोर करने का, ठीक है ना। तो देखो भाई साहब वो हमारी मजबूरी है उसको इग्नोर करना, ठीक है ना, जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं, उसको साइंस में इंक्लूड मत करना, ठीक है ना, कि क्या क्या क्यों उस डिटेल्स को इग्नोर करेंगे। तो देखो चीज़ें समझो, हमारी क्या मजबूरी है उसको समझो कि हम काहे उसको इग्नोर कर रहे हैं। वो क्या है, मार्क द मॉडल सिंपल, हमको सिंपल कैसा मॉडल कैसा बनाना है, सिंपल बनाना है ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सके, इजीली समझ सके, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में नहीं जाना है, ठीक है ना। इसलिए हम इस कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। दूसरा क्या है, हेल्प फोकस ऑन ओनली द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रैवल टाइम, हमको किस पे ध्यान देना है, सिर्फ उसी फैक्टर पे बात करना है जो उस समय के उसके ड्यूरेशंस पे उसके मूवमेंट को अफेक्ट करेगा, अदर चीज़ों पे हमको ध्यान लगाना ही नहीं है। मतलब कहने का सेंस ये हो गया कि तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग के लाइफ में तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, हमको पढ़ाई के प्रति हमको अच्छा मार्क्स लाना है ताकि मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके,
ठीक है ना। तो सिमिलरली इस एक्सपेरिमेंट में भी वही फोकस रहना चाहिए तुम्हारा कि हम किस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, बिना मतलब के बाकी चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना है। तो वही चीज़ें जो जो फैक्टर्स उसको परफॉर्म इफेक्ट करने वाला है हम उसी पे ध्यान देंगे, बाकी चीज़ों को इग्नोर करेंगे। क्लियर है। अगला क्या है हमारा, सेव टाइम्स एंड द एफर्ट ऑफ द कैलकुलेशंस। हम क्या करेंगे, टाइम और एफर्ट ऑफ कैलकुलेशंस, हम टाइम को क्या करेंगे, कम करेंगे भाई साहब। वही है, हम टाइम को सेव करेंगे, हम ज़्यादा एफर्ट जो कैलकुलेशंस में लगाना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को कंसीडर करोगे, अलग अलग चीज़ें कंसीडर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके टाइम को उसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा कर उस टाइम को सेव करेंगे और हम एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। आगे हमारा क्या, मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द प्रिडिक्ट रिजल्ट्स। क्या इजी होता है कि हम जो रिजल्ट प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, इसीलिए बाकी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जो जो चीज़ें उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमको चाहिए बस हम वही चीज़ें परफॉर्म करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे और इसमें क्या क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। अगला है क्या, एरोप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशंस। देखो बेसिकली हम इसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि साइंस में जब हम एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब कोई चीज़ को बात करते हैं तो वो हम किसके बात करते हैं, यूनिट्स के बारे में बातें करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, यूनिट्स के बारे में बातें करते हैं। अब देखो साइंस में यूनिट की जानकारी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो हमारी कहानी है इस कहानी से आपको पता चलेगा कि यूनिट्स हमारे लाइफ में, लाइफ छोड़ दो, लाइफ में ही बोल सकते हो, बट साइंस के स्टडी में काफ़ी ज़रूरत है। अगर आपको यूनिट का नॉलेज नहीं रहेगा तो लाइफ में आप बड़े बड़े घटना को अंजाम दे सकते हो, जैसे कि इसमें एक घटने के बारे में जिक्र भी किया गया है, ठीक है ना। तो एरोप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन, सोचो एरोप्लेन का ही फ्यूल मिस कैलकुलेट करके डाल दिया गया तो क्या हुआ उस एरोप्लेन का, अभी जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट हैपन, अगर मिस कैलकुलेशन करके दे दिया तो क्या होगा, ठीक है ना। ए पैसेंजर एयरक्राफ्ट रिक्वायर्ड कितना, 22,300 kg ऑफ अ फ्यूल फॉर इट्स फ्लाइट। अब ध्यान देना कितना केजी फ्यूल चाहिए, यहाँ केजी में फ्यूल दिया गया है, किस में दिया गया है, केजी में, 22,300 kg फ्यूल। बट द ग्राउंड क्रू मेड द मिस्टेक व्हाइल द कैलकुलेटिंग द फ्यूल। उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया जब उन्होंने किसमें, एयरक्राफ्ट में फ्यूल भर रहा था। क्लियर है। जब एयरक्राफ्ट में उन्होंने फ्यूल मिस कैलकुलेट करके भर दिया तो क्या मिस कैलकुलेशन उसने किया, सो देखो, दे यूज द फ्यूल डेंसिटी इन पाउंड्स। उन्होंने फ्यूल डेंसिटी किस में कैलकुलेट कर लिया, पाउंड्स में, जबकि उनको किस में कैलकुलेट करना था, केजी में करना था, उन्होंने किस में कर लिया, पाउंड्स में। यूनिट का मिस कैलकुलेशन कितना बड़ा खतरा बन सकता है वो आप जानने की कोशिश करो, ठीक है ना। पर लीटर इंस्टेड ऑफ किलोग्राम्स पर लीटर, उन्होंने क्या किया, केजी पर लीटर के अकॉर्डिंगली पाउंड्स पर लीटर में उन्होंने उसमें फ्यूल डाल दिया, जिसका क्या हुआ इफेक्ट, एज द रिजल्ट्स द एयरक्राफ्ट वाज लोडेड विद द मच लेस फ्यूल देन रिक्वायर्ड। अब क्या हुआ, वो एयरक्राफ्ट में जितना फ्यूल चाहिए था उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक मिस कैलकुलेशन के वजह से उसमें क्या हुआ, फ्यूल कम भरा गया और वो एयरलाइंस हवा में चला गया, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुआ इसमें, तो देखो, द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ द फ्यूल। एक यूनिट मिस्टेक के कारण क्या हुआ, जहां पे 22,300 kg पर लीटर फ्यूल चाहिए था वहां पे क्या हो गया, 15,000 लीटर फ्यूल क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब 15,000 लीटर कोई छोटा मोटा यूनिट तो है नहीं, बड़े यूनिट्स हैं, तो 15,000 लीटर फ्यूल जैसे ही उसमें कम पड़ा, अब उसका कारण क्या क्या हुआ, इट रन आउट ऑफ द फ्यूल ड्यूरिंग द फ्लाइट। जैसे ही फ्लाइट तो ऊपर चला गया, अब जो हमारा क्या बोलते हैं कैप्टन जो थे उस फ्लाइट के, वो थोड़े ही देखने गए थे कि उसने क्या दिया, उन्होंने तो वहाँ पे डिटेल्स भेजा कि इतना हमको फ्यूल चाहिए, उनको पूरा डिटेल्स आया होगा ग्राउंड स्टाफ को कि इतना आपको फ्यूल भरना चाहिए, बट उस ग्राउंड स्टाफ का नॉलेज, कैलकुलेशन उसने मिस्टेक कर दिया, उसने केजी को पाउंड के फॉर्म में उसमें भर दिया, जिसके कारण से क्या हो गया कि जब फ्लाइट्स हवे में था उसी समय में क्या हो गया, फ्लाइट्स का
फ्यूल कम पड़ गया। अब फ्लाइट का फ्यूल कम पड़ने के बाद क्या हुआ, फॉर्चुनेटली द पायलट्स मैनेज द ग्लाइड द एयरक्राफ्ट टू एन इमरजेंसी लैंडिंग। बट जो पायलट था, ठीक है ना, उस पायलट ने क्या किया, अपने सूझबूझ को बढ़ा के, पीछे मैंने कैप्टन बोल दिया था, पायलट कंसीडर करना, ठीक है। पायलट जो था वो अपने सूझबूझ, अपने ट्रेनिंग को यूज करके उसने क्या किया, एयरक्राफ्ट को ग्लाइड कराते हुए, ग्लाइड मतलब ग्लाइड कराते हुए इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि द एयरक्राफ्ट वाज डैमेज्ड बट नो वन वाज इंजर्ड। एयरक्राफ्ट क्या हुआ, डैमेज हुआ, मगर कोई इंजर्ड नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई, इसमें थोड़ा बहुत चोट लगा होगा, ये हम भी समझते हैं, ठीक है। बट एक छोटे से मिसकैलकुलेशंस, कितना इतना केजी डालना था, उसने क्या कर दिया, पाउंड में डाल दिया, जिसके कारण से ये मिसकैलकुलेशन हुआ और फ्लाइट के हवे में क्या हो गया, उसका फ्यूल खत्म हो गया। वो थैंक्स बोलो उस पायलट्स को जिन्होंने, उसने क्या किया, ग्लाइड कराते हुए इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया। एयरक्राफ्ट तो खराब हुआ बट कोई पैसेंजर या कोई जान माल की हानि नहीं हुई उस चीजों, ठीक है। अब देखो इससे हमको क्या लेसन मिलता है, इससे, इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है। तो जिस फ्लाइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। कहाँ का, कनाडा का, ठीक है ना। कनाडा में क्या हुआ था, ऑन जुलाई 23, 1983 एयर कनाडा फ्लाइट 143 रेन आउट ऑफ द फ्यूल एट 41,000 फीट। 41,000 फीट के ऊंचाई पे उनका क्या हुआ था, फ्लाइट आउट ऑफ द फ्यूल हो गया था, उसमें से फ्यूल ही खत्म हो गया था, ठीक है ना। विथ 69 पीपल ऑन बोर्ड, उसमें कितने लोग बैठे हुए थे, 69 पीपल्स उस फ्लाइट में थे। द पायलट ग्लाइडेड द प्लेन सेफली ड्यू टू हिज ग्लाइडर एक्सपीरियंस। द मिस्टेक वाज लोडिंग 22,300 lbs ऑफ फ्यूल इंस्टेड ऑफ 22,300 kg, ठीक है ना। उसने पाउंड में उसको भर दिया इन टर्म्स ऑफ केजी में, जिसके कारण यही वो फ्लाइट था एयर कनाडा का जो क्या हो गया था, आउट ऑफ द फ्यूल हो गया था। बड़ा बिग मिस्टेक, रियल स्टोरी था ये। अब इस कॉन्सिक्वेंसेस से हम लोग क्या सीखते हैं, क्या समझ में आता है कि डिफरेंट यूनिट कैन बी कॉज अ सीरियस एरर। हर एक छोटा यूनिट का कैलकुलेशन मिस्टेक क्या कर सकता है, सीरियस एरर कहलाता है। जब हम ऊपर के बच्चे को, आगे के बच्चे को, जब हम फिजिक्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में यूनिट नहीं लिखना एक क्राइम की तरह माना जाता है, ठीक है ना। जो प्रॉपर फिजिक्स के टीचर्स हैं या केमिस्ट्री के टीचर या साइंस के टीचर हैं, इस यूनिट को क्राइम की तरह मानते हैं और उस बच्चों को मार्क्स नहीं देते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपने वही घटना आगे चल के आप ऑफिसर बनो, कोई लेवल पे वर्क करो, ठीक है ना, और आपने यही यूनिट कैलकुलेशन का मिस्टेक कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सीरियस एरर कहलाएगा, बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, जैसे कि इस कहानी में सुनने को मिला, ठीक है ना। पाउंड्स एंड किलोग्राम आर नॉट सेम। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि पाउंड और किलोग्राम क्या है, सेम है। ये सबसे ज़्यादा आपको केक के शॉप पे मिलेगा, ये कहानी बोलेगा कि सर 1 पाउंड का आपको केक मिलेगा, इतना रुपीज में मिलेगा। आप लोग को क्या समझ लेते हो, अरे पाउंड इक्वल टू किलोग्राम, मतलब 1 केजी का केक होगा। बट रियल में ऐसा नहीं होता है। किलोग्राम इज अ डिफरेंट यूनिट और पाउंड इज अ डिफरेंट यूनिट, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। जो अंतर क्या है वो इधर तुमने कहानी में समझ चुके हो, कितना बड़ा अंतर है, ठीक है ना। इसीलिए यूजिंग SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हेल्प्स टू अवॉइड द कंफ्यूजन्स एंड मिस्टेक्स। अब हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस अगर करेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा कि ये गलती क्यों हुई, काहे हुई। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि वो जो बंदा जो था जिसने इस फ्यूल भरा इस एरोप्लेन्स में या इस एयरक्राफ्ट में, उसके पास हर चीज़ को वो जब वेट करता होगा या इस चीज़ को मेजर करता होगा तो वो पाउंड में करता हुआ होगा, वो अपने किसी और एरिया का होगा, वो पाउंड में करता होगा, ठीक है ना। इसीलिए हमको क्या सिस्टम चाहिए, इंटरनेशनल सिस्टम चाहिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन कभी मिस्टेक्स ना हो, हर एक जगह वो चीज़ें उसी यूनिट में मेजर करना चाहिए। जैसे हमारे इधर भी गाँव में चले जाओ, विलेज में चले जाओ, 5 किलो को बोलेंगे 1 पसेरी दे दो, ठीक है ना।
बट शहर में आके किसी अभी नए बच्चे को बोल देगा कि एक पसेरी जाओ आम लेके आ जाओ, तो वो क्या करेगा, समझ पाएगा क्या, नहीं समझ में आएगा। बट पसेरी का मतलब क्या होता है, 5 kg। वही चीज़ें हम बोलेंगे बच्चों को 5 kg मैंगो लेके आ जाओ, दे विल इजिली गेट, और जाके मार्केट से परचेज करके ले आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला गया कि हर एक जगह जो यूनिट सिस्टम है वो हमारा कैसा होना चाहिए, एक यूनिट सिस्टम होना चाहिए, ताकि इजिली अंडरस्टैंड कर सके और कोई मिस कैलकुलेशंस नहीं होगा, ताकि इस तरह के सीरियस क्राइम्स नहीं हो सके, ठीक है ना। तो आगे हमारा क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स इंश्योर द एक्यूरेट कम्युनिकेशंस एंड कैलकुलेशंस इन अ साइंस एंड इंजीनियरिंग। आप इंडिया में रहोगे तब भी वही चीज़ें, वही यूनिट्स फॉलो करोगे, कहीं और चले जाओगे किसी और कंट्री में, वहाँ पे भी आप वही यूनिट, वही चीज़ें, कैलकुलेशंस आप फॉलो करोगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आप एक्यूरेट कम्युनिकेशन कर सकोगे, एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकोगे, कहाँ पे, साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में। आप जब 11th में जाओगे तो आपको पहला चैप्टर ही यूनिट्स पढ़ना होता है और मेजरमेंट्स, जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप यूनिट्स कैसे यूज करोगे, कैसे यूनिट बना, क्यों बना, किससे सिस्टम बना। बट आपको इस स्टोरी से जानकारी देने की कोशिश किया गया है कि आपको यूनिट्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, वाई इज ए किलोग्राम यूज एवरीवेयर। क्यों किलोग्राम, क्यों एवरीवेयर यूज किया जा रहा है, तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझेंगे हम, एक किलोग्राम इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास यूज वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में अभी के समय में, आगे पीछे क्या था छोड़ दीजिए, जब से इंटरनेशनल सिस्टम लागू हुआ है और अभी के समय में पूरे वर्ल्ड वाइड में मास को जो मेजर किया जाता है उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या रखा गया है, केजी रखा गया है। क्लियर है? अगला क्या है, इट इंश्योर दैट 1 kg हैज द सेम वैल्यू इन एवरीवेयर। इससे क्या पता चलता है कि आप अगर आलू इंडिया में खरीद रहे हो तब भी आपको 1 kg का वैल्यू उतना ही मिलेगा, आप किसी और कंट्री में जाके खरीद रहे हो तब भी 1 kg का वैल्यू आपको वही मिल रहा है, आप मुंबई में खरीद रहे हो तब भी आपको वही वैल्यू मिलेगा, आप बिहार में खरीद रहे हो तब भी आपको वही वैल्यू मिलेगा, आप वेस्ट बंगाल में खरीद रहे हो तब भी आपको वैल्यू उतना ही मिलेगा, आपको कैलकुलेशंस मिस्टेक्स नहीं होंगे, आप भी इंश्योर रहोगे कि हमने 1 kg अगर आलू खरीदा या 1 kg पोटैटो खरीदा तो उसके हमको 1 kg के बराबर ही मिला है, जितना हमको वेस्ट बंगाल में मिलेगा उतना ही हमको बिहार में मिलेगा, उतना ही हमको बॉम्बे में मिलेगा, उतना ही हमको अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, हर जगह उतना ही मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रिवेंट द कंफ्यूजन इन मेजरमेंट्स। जब भी एक स्टैंडर्ड यूनिट्स रहेगा तो मेजरमेंट में कहीं पे भी हमारा कंफ्यूजन ना हो, इस चीज को वो अवॉइड करके देता है, इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ता है। अगला क्या है, दे इंश्योर फेयरनेस ट्रेड व्हेन बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स। इससे क्या हो जाता है कि जो लोग कोई सामान खरीद रहे हैं, जो लोग कोई सामान बेच रहे हैं, उनके अंदर भी ये मिस कैलकुलेशंस नहीं रहता, उसमें भी ये फेयरनेस रहता है कि हमने 1 किलो के सामान का पैसा दिया है तो हमको 1 किलो सामान मिला है, ठीक है ना, 1 kg सामान मिला है। अगला क्या है हमारा, साइंटिस्ट कैन कंपेयर रिजल्ट एक्यूरेटली यूजिंग द सेम यूनिट्स। अब जितने भी वर्ल्ड वाइड के साइंटिस्ट, अब कोई साइंस का अगर आप थ्योरम दे रहे हो तो वो सिर्फ इंडिया में ही तो नहीं चलेगा ना, पूरे वर्ल्ड वाइड के लोग अगर उस थ्योरम पे वर्क कर रहा है तो वर्ल्ड वाइड के लोगों को इजीली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, साइंटिस्ट को इजीली समझ में आएगा कि क्या कैलकुलेशन किया गया है, किस यूनिट का यूज किया गया है, इसलिए स्टैंडर्ड सिस्टम में बात करना चाहिए। अगला है हमारा, मेजरमेंट आर द बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नॉट ऑन अ लोकल प्रैक्टिसेस। जो हमारा क्या है, मेजरमेंट जो है वो किस पे होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होना चाहिए, जिसको SI यूनिट बोलते हो हम लोग, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमारा होना चाहिए, नो कि लोकल प्रैक्टिसेस पे। अगर लोकल प्रैक्टिसेस पे होगा तो ऐसे ही एरोप्लेन जैसा दुर्घटना होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था गांव में 5 किलो को पसेरी बोला जाता है, शहर में हम लोग 5 kg समझते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे, ये सारे कैलकुलेशंस में हम लोग क्या हो जाएगा, अब किसी विदेशी को तुम बोलोगे एक पसेरी आलू दे दो, 1 पसेरी टमाटर दे दो, तो वो तुमको थोड़े ही दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा लोकल का, ठीक है ना। इसलिए उनसे जब बात करेंगे तो हम कैसे बात करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट के फॉर्म में बात करेंगे कि हमको 5 kg ये चाहिए, हमको 5 kg ये चाहिए, ठीक है ना, तभी वो सही से दे पाएंगे। सॉरी, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन यू बाय 1 kg ऑफ राइस वेजिटेबल्स यू एक्सपेक्ट दैट द सेम क्वांटिटी वेदर यू आर इन अ विलेज, सिटी एंड अनदर कंट्री।
हम जो आपको पहले बता के रखे हैं वही चीज़ें हैं कि जब आप जैसे सब्जी मंडी में गए हैं, इंडिया में घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, सिटी में घूम रहे हैं, चाहे अदर कंट्री में घूम रहे हैं, अगर आप 1 केजी कोई चीज़ें परचेज कर रहे हो, 1 केजी आप कोई चीज़ें परचेज कर रहे हो, तो आपको हर जगह सेम वैल्यू की चीज़ें ही आपको मिलना चाहिए। यही फायदा है हमको किसका, स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करने का। और यही कारण है कि किलोग्राम को हम एवरीवेयर किसमें किलोग्राम हम एवरीवेयर यूज करते हैं, ठीक है ना, मास को मेजरमेंट करने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला क्या है, अब साइंस में हम और क्या क्या पढ़ते हैं साइंस में, तो हम लॉ पढ़ते हैं, हम थ्योरी पढ़ते हैं, हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं एंड प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है ना। लॉ, थ्योरी, प्रिंसिपल पढ़ के और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो देखो साइंटिफिक नॉलेज, सबसे पहले क्या है, साइंस पढ़ते हैं हम क्यों है, ताकि हमारा नॉलेज साइंटिफिकली हो, साइंटिफिकली हम करेक्ट किसी को कोई भी चीज़ें जवाब दे सकें, उसको हम बता सकें, उसको हम समझा सकें। क्लियर है? अब देखो इस साइंटिफिक नॉलेज में क्या है कि बिल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। ये साइंटिफिक नॉलेज हमारा कैसे बिल्ड होता है हमारे किसी भी स्टूडेंट्स के या किसी भी लोग के अंदर या किसी भी पीपल्स के अंदर, ये साइंटिफिक नॉलेज कैसे बिल्ड होता है, तो वो कैसा ऑब्जर्वेशन करता है, वो मेजरमेंट सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस एक्सपेरिमेंट को स्टडी सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या होता है, साइंटिफिक नॉलेज बिल्ड होता है। अगला क्या है, ऑर्गेनाइज इन अ सिस्टमेटिक वे। क्यों? क्योंकि ये इससे हमारा क्या होगा, कोई चीज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जब साइंटिफिक नॉलेज बिल्ड हो जाएगा हमारे अंदर, जब साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंगली हम सारी चीज़ें करेंगे, तो हर चीज़ को हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो पता चलेगा क्या कि हमारा सिलेबस कुछ और है, हम कुछ और स्टडी कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिक वे का मतलब यही हुआ कि आपको जो भी स्कूल्स हैं, जो भी बोर्ड है, उन्होंने क्या सिलेबस दिया है, हमको उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि उस स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर आप पढ़ोगे तो आप स्कूल में जो एग्जामिनेशन होगा उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हमारा साइंस में भी होता है कि आपको अच्छा ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तभी आपके अंदर साइंटिफिक नॉलेज डेवलप होगा, और साइंटिफिक नॉलेज डेवलप होगा तो आपको एक आदत हो जाएगा हर चीज़ को कैसे करने के लिए, सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है हमारा क्या, लॉ। डिस्क्राइब अ पैटर्न ऑब्जर्व इन नेचर। लॉ कैसे बनता है, तो नेचर में कोई एक पैटर्न कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यूअसली वही चीजें हो रहा है, वही आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। उसी को देख के जो लॉ बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को लॉ देख के जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। टेल व्हाट हैपेंस, उस लॉ के अकॉर्डिंगली हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर में कोई चीज को हम कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने के बाद हमको क्या हो रहा है, सेम रिजल्ट्स मिल रहा है। यही चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो नेचर में ये चीजें हो रहा है, ये रिजल्ट्स मिल रहा है, किसके थ्रू, लॉ के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए सबसे फेमस है हमारे साइंस में कौन, न्यूटन सर, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन्होंने मोशन के बारे में क्या दिया है, अपना लॉ दिया है, क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन मोशन, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ तो सबको पता है, हाँ, एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। वो हर एक बच्चे को ये चीजें जरूर याद रहता है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, बाकी फर्स्ट दो याद रहे ना रहे बट ये जरूर याद रहता है, ठीक है ना। बड़ी चालाक हो तुम लोग यार, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स हमारा क्या हो गया, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, किसको ऑब्जर्व किया, नेचर को ऑब्जर्व किया, और फिर उन्होंने लॉ दिया, अपना स्टेटमेंट दिया, उस लॉ के अकॉर्डिंगली ही नेचर में हमेशा वो चीज़ें परफॉर्म हो रहा है, इसीलिए इनके लॉ को क्या माना गया, वैलिड माना गया। अब ऐसा मतलब ये नहीं हुआ कि तुम उठ के आना कुछ भी बोल देना कि सर हमारा लॉ ये है, तुमको वो नेचर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्जर्व करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम हर एक बार इस चीज़ को परफॉर्म किए तो यही होता है सर, तो कुछ उठ पटांग चीजें तुम नहीं आके बोलना शुरू कर देना, ठीक है ना। तो न्यूटन साहब ने क्या दिया, अपना लॉ ऑफ मोशंस दिया, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है हमारा लॉ का। अगला है हमारा थ्योरी, ठीक है ना। अब ये थ्योरी क्या होता है, एक्सप्लेन व्हाई अ पैटर्न ऑकर्स।
जो तुमने अभी लॉ में पैटर्न देखा उससे लॉ बना। थ्योरी उसका क्या करता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है कि ये चीजें कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्या कारण था कि हो रहा था, और क्यों ये लॉ में मेंशन किया गया है। इस चीज के बारे में जो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन जानते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। अगला क्या है, बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड द रिपीटेड टेस्टिंग। किस पे डिपेंड करता है, एविडेंस पे। ऐसे फर्जी में कुछ भी बोल के नहीं निकल जाओगे, ठीक है ना। आजकल के बच्चे को देखते हो ना, फर्जी में कुछ भी बोल देता है, अरे सर हमने ऐसा किया। ऐसा नहीं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन द एविडेंस, एविडेंस चाहिए आपको, रिपीटेड टेस्टिंग चाहिए। हमेशा बार बार उस चीज को परफॉर्म करो, 2 बार 3 बार 4 बार, और फिर हम देख रहे हैं क्या सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, तब जाके वे थ्योरी में ऑब्जर्व करेंगे हम उस चीज को, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमारा हो गया एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी, उस समय हम बताएंगे कि कैसे वो थ्योरी बनाया गया, कैसे उस चीज को ऑब्जर्व किया उसने बार बार परफॉर्म करके, फिर जाके उसने कंक्लूजन निकाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी। तो अभी हमने क्या समझ लिया, साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है, लॉ क्या हो जाता है, और थ्योरी क्या हो जाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा, साइंस में क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल। तुम्हारे स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, ठीक है ना, स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, साइंस का प्रिंसिपल, ठीक है ना। साइंस का प्रिंसिपल क्या होता है, ए ब्रॉड आइडिया यूज्ड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, ठीक है ना। काफी डिटेल आइडिया, ब्रॉड आइडिया, तुम आगे तक काफी अच्छा सोच के, आगे तक का मतलब तुम लोग जो सोचते हो वो वाला आगे नहीं, ठीक है ना। ब्रॉड आइडिया अबाउट अ फैक्ट, किसी एक फैक्ट के बारे में अगर हम ब्रॉड आइडिया सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उस सिचुएशन को, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीजें। आगे क्या है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, आल्सो चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है ना। तुम कोई और एनर्जी नहीं सोच लेना वहां पे, ठीक है ना। कौन सा एनर्जी, साइंस वाली एनर्जी जो हम लोग साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, आल्सो चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये कैसे आया, नेचर को ऑब्जर्व करा और फिर उसने उसके बारे में डिटेल नॉलेज किया, क्या किया, ब्रॉड आइडिया लगाया, और फिर उसको अंडरस्टैंड करके उसने इस प्रिंसिपल दिया क्या, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, आल्सो चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हमेशा वो चेंज होते रहता है, ठीक है ना। अगला क्या है कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट, जैसे बताया गया है, कुछ एग्जांपल्स लेके बताया गया है। स्पीड ऑफ लाइट किससे डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को डिनोटेड बाय सी, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलेरिटियस, ठीक है ना। ये लैटिन वर्ड से आया है, सेलेरिटियस से। इसका मीनिंग हमारा हो जाता है, मीनिंग हो जाता है स्पीड, ठीक है ना। इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल सी से। इसका वैल्यू जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 299792458 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। लाइट की स्पीड्स हमेशा यही होता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, प्रिडिक्शंस इन अ साइंस। अब साइंस में प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, कोई चीज को प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, बोलते हो ना, अरे हमने ये प्रिडिक्ट किया था एग्जाम में, यही क्वेश्चंस आया, ठीक है ना। तो मैथ में भी हम प्रिडिक्शंस की बातें पढ़ते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में। यहाँ पे हम साइंस में पढ़ रहे हैं प्रिडिक्शंस, तो किसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन करेंगे, यही लॉ, थ्योरी, नॉलेज ऑफ साइंस, इस सारी चीज़ों को यूज करके हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस, इस सब को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ें लिखा गया है, साइंस कैन बी प्रिडिक्ट फ्यूचर्स आउटकम्स यूजिंग द लॉ, थ्योरी एंड मॉडल्स। लॉ, थ्योरी और मॉडल का डिटेल स्टडी करके हम क्या बनाएंगे, प्रिडिक्शन इन अ साइंस करेंगे। साइंस में कोई भी चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आउटकम्स ऑफ द लॉ, किसी लॉ का क्या आउटकम्स है, थ्योरी उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसका मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे, तब प्रिडिक्ट करेंगे कि ये वैल्यू आ सकता है। क्लियर है, आगे एग्जांपल्स और समझेंगे। अगला क्या है हमारा, प्रिडिक्शंस आर बेस्ड ऑन द एविडेंस नॉट फॉर द गेसेस। ऐसे तुक्के मारने वाली कहानी नहीं है, अरे सर हमने तुक्के में इतने क्वेश्चन सही कर लिए, वो तुक्के वाली कहानी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द एविडेंस होना चाहिए। तुमने क्या एविडेंस यूज करके उसको प्रिडिक्ट किए हो, ठीक है ना, तुमको डिटेल एविडेंस देना पड़ेगा,
तुक्के मारने वाली कहानी साइंस में नहीं होती है, ठीक है ना। तुक्के मार के तुम साइंस में कुछ नहीं कर सकते, कोई भी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगला क्या है हमारा, सेल्फ करेक्टिंग नेचर ऑफ साइंस। साइंस हमेशा अपने आप को करेक्ट करने के नेचर में रहता है। आज हम कुछ बता रहे हैं, कल होके इसमें कोई चीज़ें और चेंजेज आएगा तो फिर हम उस चीज़ों को बताएंगे। ये हो गया हमारा सेल्फ करेक्टनेस, ठीक है ना। अब ये सेल्फ करेक्टनेस का मतलब क्या है कि इट प्रिडिक्ट मैच ऑब्जर्वेशंस कॉन्फिडेंस इंक्रीजेज। कहने का सेंस ये है कि अगर जैसे तुम तुक्के ही मारते हो, एक तुक्का मारा सही हो गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, तुम क्या बोलते हो, अगले क्वेश्चन में भी तुक्का मार के देखते हैं, उसके अगले क्वेश्चन में तुक्का मार के देखते हैं, तो हर जगह हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है ना जब भी प्रिडिक्शन अच्छा होता है। जैसे एग्जाम में तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, और बूस्ट होता है, तुम अगले एग्जाम में क्या चाहते हो, और इससे अच्छा मार्क्स करें। ऐसा तुम लोग चाहते हो ना, चाहते सब हो, करते नहीं हो मेहनत, वो अलग चीजें हैं, ठीक है ना। बट ऐसे ही क्या होता है हमारा प्रिडिक्शंस का। प्रिडिक्शंस का हमारा ये रहता है कि हम जितना प्रिडिक्ट कर रहे हैं सब हमारा क्या हो, सही हो। तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, प्रिडिक्शंस मैच ऑब्जर्वेशंस, जिससे हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, और उस कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है तो हम और चीज़ों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा प्रिडिक्शंस सही नहीं हुआ तो साइंस रिवाइज आइडिया एंड मॉडल्स। साइंस में क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ प्रिडिक्ट किया और वो प्रिडिक्शन सही नहीं हुआ तो आप अपने आइडिया को रिवाइज करना पड़ेगा, मॉडल को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमने एक तुक्का मारा, सही हो गया, तब तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, अगले में भी तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, बट पहला ही तुक्का मारा गलती हो गया तो फिर अपने आप को रिवाइज करते हैं, क्या करते हैं, अरे नहीं कोई बात नहीं, चलो हम पढ़ाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं इस टॉपिक को, ताकि हम ये तुक्के मारने वाली कहानी छोड़ के हम क्या कर पाएंगे, सही से गेस कर पाएंगे कि क्या आंसर है, सही से पता रहेगा कि हम आंसर क्या फाइंड आउट करेंगे। सेम कहानी हमारा क्या होता है, सेल्फ करेक्टिंग नेचर ऑफ द साइंस में भी होता है कि हमारा अगर प्रिडिक्शंस गलत हो रहा है तो हम रिवाइज करेंगे अपने आइडिया को, मॉडल को रिवाइज करेंगे कि कहाँ क्या गलती किया हमने कि हमारा प्रिडिक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर है। चलिए अब देखिए एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 1.2। हाउ डू वी चेक द प्रिडिक्शंस, हम कैसे प्रिडिक्शंस को चेक करेंगे। क्या दिया हुआ है, वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघना। एक वर्षा नाम, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है ना। एक वर्षा नाम के लड़की है जो अपने फ्रेंड मेघना से बातें कर रही है, ठीक है ना। वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघना, मेघना को वो बता रही है, क्या बता रही है कि इट विल रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड लुक डार्क। वो क्या कर रही है, प्रिडिक्शन कर रही है। जैसे अभी के मौसम देख लो, बाहर क्या हो जाता है, बादल लगा हुआ रहता है, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं अरे आज तो बारिश होगा, मौसम सुहाना होगा, हाय हाय हाय, ठीक है ना। बट अपने इमोशन को कंट्रोल करके, ठीक है ना, क्या हो गया कि इट विल रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड लुक डार्क। वो क्या बोल रही थी अपने फ्रेंड को, मेघना को, वर्षा, कि आज आफ्टरनून में क्या हो सकता है, बारिश हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो बादल है ऊपर आकाश में दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। ये क्या कर रही है, प्रिडिक्शन कर रही है। क्या कर रही है, प्रिडिक्शन कर रही है। क्या बोला है, थिंक ऑफ द सम क्वेश्चंस मेघना कुड आस्क वर्षा टू मेक दिस प्रिडिक्शन साइंटिफिकली टेस्टेबल। क्या बोल रहा है, मेघना क्या बोल रही है वर्षा को कि क्या ये साइंटिफिकली करेक्ट है कि बारिश होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। इसी एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब एक आंसर के फॉर्म में बनाने की कोशिश किए हैं, मेकिंग द प्रिडिक्शन ऑफ साइंटिफिक। कैसा प्रिडिक्शन करना है हमको, साइंटिफिक प्रिडिक्शन करना है, तुक्केबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। तो साइंटिफिक प्रिडिक्शन के लिए क्या है कि मेघना शुड आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मेजरेबल डेटा एंड पास्ट ऑब्जर्वेशन सच एज। अब मेघना जो साइंटिफिकली करेक्टली अगर वो उससे क्वेश्चन कर रही है तो कैसा कर रही है, साइंटिफिकली वे में क्वेश्चंस कर रही है। क्या क्वेश्चन कर रही है कि बेस्ड ऑफ द मेजरेबल डेटा, जो डेटा उसने मेजर करा है उस पर, और पास्ट ऑब्जर्वेशन, पिछला क्या ऑब्जर्वेशन रहा है, इस पे वो क्वेश्चन कर रही है। क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो व्हाट वाज द स्काई लाइक व्हेन द रेन लास्ट टाइम। वर्षा क्या बोली,
बादल जो है वो क्या है, काला हो रखा है, डार्क हो रखा है, ठीक है ना, अंधेरा हो रखा है, बारिश होगी, ठीक है ना। तो मेघना जो है उसमें ये क्या क्वेश्चन करेगी, क्या वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगी, क्या डेटा को जानने की कोशिश करेगी कि पास्ट टाइम में जब बारिश हुआ था तब स्काई का कलर कैसा था, ठीक। उसके बाद वो क्या जानने की कोशिश कर रही है, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी टुडे, आज की ह्यूमिडिटी क्या है। बारिश को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमिडिटी का भी रोल्स होता है, तो वो क्या सुन रही है, क्या समझने की कोशिश कर रही है कि आज की ह्यूमिडिटी क्या है, ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद क्या है, वाज ह्यूमिडिटी हाई बिफोर द प्रीवियस रेन, जो पिछला बारिश हुआ था उससे पहले ह्यूमिडिटी ज्यादा था कि कम था, इसके बारे में वो स्टडी करके आज की ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंगली वो प्लान करेगी क्या कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द विंड स्पीड एंड द डायरेक्शन, फिर वो क्या ध्यान में रखेगी कि बादल किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, विंड की स्पीड क्या है, विंड का डायरेक्शन क्या है, इससे भी पता चलेगा। नहीं तो पता चलेगा कि बादल उधर लगा हुआ है, हवा इधर से चल रहा है, बादल उड़ के और उधर चला गया, इधर तो बारिश हुआ ही नहीं, वो बारिश कहीं और जाके हो गया। क्लियर है ना। तो प्रिडिक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग होने की चांसेस रहेगा। इसीलिए किसका, विंड का स्पीड और डायरेक्शन भी मेघना कैलकुलेट करने की कोशिश करेगी, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। इज द टेम्परेचर डिक्रीजिंग, क्या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इस चीज के बारे में भी वो स्टडी करेगी। क्यों, क्योंकि ये सारे फैक्ट हमारा क्या है, मेजरेबल डेटा है और पास्ट ऑब्जर्वेशन है, जिस पे क्या डिपेंड करता है, बारिश होगी आज कि नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ नोट करके हमको जानने की कोशिश करना है। क्या नोट में जान रहे हैं कि साइंटिफिक प्रिडिक्शंस मस्ट बी टेस्टेबल, साइंटिफिक प्रिडिक्शन हमेशा कैसा होता है, टेस्टेड होता है। अगर उसके अकॉर्डिंगली कोई चीज को हम लेके चल रहे हैं तो ये चीज होगा ही होगा, ठीक है ना। जैसे कि तुम कोई चैप्टर्स को, कोई सब्जेक्ट को पूरा डिटेल स्टडी किए हो, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करके गए हो, तो फिक्स है एग्जाम में क्वेश्चन उसी से आएंगे, उससे आउट ऑफ द बॉक्स तो आएंगे नहीं, उसी चैप्टर से आएंगे, ठीक है ना। तो वही चीजें बोला गया है कि साइंटिफिक प्रिडिक्शन में मस्ट बी टेस्टेबल, वो हमेशा क्या रहता है, टेस्टेबल रहता है, हमेशा आउटकम्स हमारा सही ही मोस्ट ऑफ टाइम आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे शुड बी बेस्ड ऑन द एविडेंस, किस पे बेस्ड रहता है, एविडेंस पे, ऐसे हवेबाजी में नहीं, प्रॉपर एविडेंस के साथ, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मेजरमेंट्स, किस पे, एविडेंस पे, फिर मेजरमेंट पे, फिर पैटर्न को एनालिसिस करके तभी प्रिडिक्शन किया जाता है। किसको छोड़ नहीं किया जाता है, तो नॉट जस्ट ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन को देख के हम नहीं बता सकते हैं कि ये चीजें होने वाला है। हमको क्या देखना पड़ेगा, एविडेंस देखना पड़ेगा, मेजरमेंट देखना पड़ेगा और पैटर्न देखना पड़ेगा। सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होके हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी प्रिडिक्शन साइंस का सही बिल्कुल भी नहीं होगा। इस हिसाब से हम क्या समझ रहे हैं कि वर्षा जो प्रिडिक्ट कर रही है वो किस पे प्रिडिक्ट कर रही है, जस्ट ऑब्जर्वेशन पे प्रिडिक्ट कर रही है, क्या कि बादल डार्क है, क्लाउड डार्क है, इसीलिए बारिश होगा। वो ये कैलकुलेट नहीं कर रही है कि विंड का स्पीड क्या है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या था, पास्ट टाइम बारिश हुआ तब क्या प्रोसेस हुआ था। इन सारे एविडेंस, इन सारे डेटा को मेजर वो किए बिना सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बात कर रही है, जबकि मेघना जो है वो वर्षा को बता रही है कि देखो साइंटिफिकली वे में हमको बताओ कि ये चीज़ें होने वाला है कि नहीं होने वाला। वो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डेटा को चेक कर रही है। क्लियर है, ताकि उसका साइंटिफिक प्रिडिक्शन जो है वो क्या हो सके, परफेक्ट हो सके, करेक्ट हो सके। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, वाई डू वेदर फोरकास्ट समटाइम्स गो रॉन्ग। अभी तो बोलोगे कि वेदर फोरकास्ट तो सर यही एविडेंस, मेजरमेंट हर चीज से होता है, बट क्यों फिर भी वेदर फोरकास्ट समटाइम्स गलत हो जाता है। खासकर आजकल बहुत देखोगे गूगल पे लिखा रहेगा वेदर रिपोर्ट में कि 2 बजे बारिश होगा और बारिश होता है शाम के 6 बजे जाके, ठीक है ना। तो क्यों वो रिकॉर्ड हमारा गलत होता है, वो वेदर फोरकास्ट गलत होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है,
वेदर डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। वेदर किस पे डिपेंड करता है? बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि पहला हमारा क्या है? टेम्परेचर, दूसरा एयर प्रेशर, तीसरा ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड एंड डायरेक्शंस। हम पीछे अभी एक एग्जांपल में समझे हैं कि किस किस पे वेदर रिपोर्ट हमारा डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे, एयर प्रेशर पे, ह्यूमिडिटी पे और विंड स्पीड एंड डायरेक्शन पे। इसको अच्छे से स्टडी करके, इसके डेटा को अच्छे से स्टडी करके तभी हम फोरकास्ट करते हैं कि वेदर आगे के समय का कैसा रहेगा। ठीक है, अब देखो वेदर फोरकास्ट आर मेड यूजिंग, क्या क्या वो यूज करता है? मेजरमेंट यूज करता है। वो पिछला मेजर करते हुए आता है कि पिछले टाइम जब ऐसा बारिश हुआ था या धूप निकला था तो क्या कंडीशन रहा था, उस चीज को मेजर करता है और आगे के डेट को प्रिडिक्ट करता है। उसके बाद क्या है? वो एक साइंटिफिक मॉडल्स क्रिएट करता है और साइंटिफिक मॉडल में उस चीज को फिट करके देखने की कोशिश करता है कि हम जो पिछले सिचुएशंस के प्रेडिक्शंस को कंटिन्यूअसली करते हुए आ रहे हैं तो आज के वो चीज़ें आउटपुट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसके हिसाब से वो आगे का प्रेडिक्शंस करता है। उसके बाद क्या है? कंप्यूटर कैलकुलेशंस। अब क्या है कि कितने सालों का डेटा उसके पास है, इतने सारे डेटा को मैन्युअली कैलकुलेट करना काफ़ी तकलीफ की चीज़ें होता है, इसीलिए ज़्यादा वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर यूज करते हैं। इसलिए कंप्यूटर कैलकुलेशंस को हम उसमें यूज करते हैं फॉर किसका? वेदर फोरकास्ट करने के लिए। क्लियर है? आगे हमारा स्मॉल चेंजेज इन द वेदर कंडीशन कैन बी ग्रो ओवर द टाइम एंड प्रोड्यूस डिफरेंट आउटकम्स। अब ये वेदर रिपोर्ट फोरकास्ट करना इतना मतलब चैलेंजेबल प्रिडिक्शन है कि अगर कोई भी चीज वेदर में थोड़ा भी चेंजेज होगा तो पूरे फोरकास्ट को खराब करके रख देगा। क्या कर देगा? पूरे फोरकास्ट को खराब करके रख देगा। ठीक है ना? तो इसीलिए वेदर फोरकास्ट को हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, डिटेल स्टडी करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि फोरकास्ट हमेशा हमारा क्या होगा? करेक्ट ही होगा। ठीक है ना? अब यही चीजें लिखा गया, फोरकास्ट आर यूजुअली एक्यूरेट फॉर द फ्यू आवर्स एंड डे। फोरकास्ट हमेशा कौन सा एक्यूरेट होता है? जो कुछ आवर के लिए फोरकास्ट किया गया, अगले 10 घंटे में क्या होगा, अगले 2 घंटे में क्या होगा। ठीक है ना? उस समय में करेक्ट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। या हम ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगले दिन का मौसम कैसा होगा, तो हमारा प्रेडिक्शन सही होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना? लॉन्गर टर्म फोरकास्ट आर लेस सर्टेन। काफी लंबा, आज से 1 साल बाद क्या होगा, उस समय में इस आज के डेट में क्या होगा, इस चीज को फोरकास्ट करना काफी लेस सर्टेन होता है। क्यों लेस सर्टेन होता है? क्योंकि इतने टाइम का कैलकुलेशंस क्या हो जाएगा, अगर स्मॉल चेंजेस भी कुछ भी वेदर में हुआ उस बीच में तो हमारा पूरा फोरकास्ट ही गलत हो जाएगा। अरे मैथमेटिक्स का वो अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, देखते हो ना, उसमें जैसे ही एक माइनस गलती हुआ पूरा अलजेब्रा रॉन्ग हो जाता है। सेम कहानी हमारा क्या है? वेदर फोरकास्ट का है। थोड़ा भी चेंजेज होगा वेदर में, पूरा कैलकुलेशन खराब और तुम्हारा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है हमारा? थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। अब कुछ अंधविश्वास वाली चीजें फैला हुआ है हमारे कंट्री में, तो साइंस के डिटेल स्टडी के हिसाब से उस अंधविश्वास को कैसे खत्म किया गया, उस अंधविश्वास को खत्म करने में भी साइंस एक मेजर रोल प्ले करता है। और ये एनसीईआरटी बुक में एक स्टोरी के टाइप में दिया गया है। क्या दिया गया है? तो चेकिंग द वायरल क्लेम्स ऑन अ सोशल मीडिया। आजकल ना जितना झूठ का जड़ है ना, उसको कौन फैलाता है? ये सोशल मीडिया ही फैला रहा है। ठीक है ना? और ये क्लेम्स भी और ज्यादा होने लगा। कब? पहले तो अंधविश्वास था ही, सोशल मीडिया के आने के बाद ये क्लेम्स और ज्यादा होने लगा, ये ज्यादा स्प्रेड होने लगा। और समटाइम्स तो तुम कभी बाहर मार्केट में मिलोगे ना, तो कोई अच्छे पढ़े लिखे लोग, वो भी ऐसे बेवकूफ जैसे बातें करेंगे कि तुम अपना सर पीट लोगे, मन करोगे क्या इनसे बोले, हम क्या इनको कहें। ठीक है ना? तो क्यों ऐसा हुआ? तो ये सोशल मीडिया के ज्ञान के कारण। ठीक है ना? अब देखो क्या है, चेकिंग द वायरल क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया इज ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग द इक्लिप्स। बोला जाता है ना, अरे आज ग्रहण लग गया, ठीक है ना, अब खाना उना नहीं छुओगे, ना ही खाओगे इस पीरियड में, ना ही खाना जो बना हुआ रहता है पहले से, वो भी इक्लिप्स के समय में अगर बना हुआ रह गया तो उसको भी क्या कहता है? फेंक दो, नहीं खाना चाहिए इस चीज को। ठीक है ना?
अब उसके पीछे फैक्ट क्या है देखो, ए कॉमनली सर्कुलेटेड क्लेम इज दैट द फूड शुड नॉट बी ईटन ड्यूरिंग द इक्लिप्स बिकॉज इट बिकम्स हार्मफुल। क्या बोला जाता है, एक कॉमन अफवाह जो फैल रखा है मार्केट में, ठीक है ना, अनएजुकेटेड पर्सन में तो फैल ही रखा है, एजुकेटेड में भी फैल रखा है, क्या कि सोलर इक्लिप्स के ड्यूरेशन में हमको खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। अब देखो, डिसप्रूफ कम्स फ्रॉम द आस्किंग सिंपल साइंटिफिक क्वेश्चंस। अब इस चीज को डिसप्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल साइंटिफिक क्वेश्चंस जो भी पीपल ये बोल रहा है उससे आप आस्क करो, बोलो, उससे तुमको पता चल जाएगा कि ये चीजें क्या हो रहा है, सारे गलत अपने माइंड में बैठा रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। क्या है, एन इक्लिप्स इज जस्ट प्ले ऑफ शैडोज। इक्लिप्स क्या है, प्ले ऑफ शैडोज। कैसे, हम जानते हैं कि अर्थ पे लाइट कहाँ से आता है, सन से आता है, और उस सन के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो सन पे तो अंधेरा हो जाएगा ना। सेम मून हमारे अर्थ के चक्कर लगाता है, वो बीच में आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, अर्थ अंधेरा हो जाता है, इक्लिप्स लग जाते हैं, इसी को सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। क्लियर है ना। तो वही चीजें बोला गया है कि साइंटिफिक वे में हमारा क्या हो रहा है, ये शेडो का खेल है, कोई ऑब्जेक्ट आ गया लाइट के बीच में, इसीलिए अंधेरा हो गया, ठीक है ना। व्हाट फिजिकल चेंजेज ऑकर ड्यूरिंग द इक्लिप्स। क्वेश्चन पूछो, जो आदमी ये फालतू का ज्ञान दे रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछो कि इस सोलर इक्लिप्स के समय में क्या फिजिकल चेंजेज हो सकता है, उस खाने में कोई फिजिकल चेंजेज हो रहा है क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, डज टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली। क्या उस पीरियड में कोई भी फूड को खराब होने में क्या लगता है, टेम्परेचर चेंज का बड़ा रोल होता है। जैसे देखो, ठंडी के समय में मम्मी लोग खाना बना के सुबह छोड़ देती है तो शाम तक भी तुम खाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अभी दोपहर में बना देती है खाना, शाम में देखो वो खराब हो जाता है खाना। तो टेम्परेचर चेंज फूड को अफेक्ट करता है, बट क्या सोलर इक्लिप्स के टाइम में टेम्परेचर चेंज इतना होता है कि जो उस फूड को खराब कर सके, ये क्वेश्चन उनसे आस्क करो। दूसरा हमारा क्या है, डज द फूड गो बैड इफ इट इज लेफ्ट इन अ शैडो। क्या खाना को अगर अंधेरे में रख दिए हैं या शैडो के फॉर्म में, अंधेरा मतलब शैडो मतलब अंधेरा ही रख लो, क्या खाने को अंधेरे में रखने से क्या खाना खराब हो जाता है क्या, ये क्वेश्चन आप उनसे पूछो। फिर देखो उनका जवाब कुछ नहीं आएगा, शक्ल बन जाएंगे उनके, फिर बोलेंगे अरे तुम लोग आजकल के बच्चे क्या जानोगे। बट you have a right, scientific right to ask the question from that people. क्लियर है। तो अब हमारा इससे क्या हो जाता है कि you will conclude, क्या आप कंक्लूड करोगे, इन तीनों क्वेश्चंस पे उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी रख लो। उनके तरफ से इन चीज़ों पे कोई जवाब नहीं, इन क्वेश्चंस पे कोई जवाब नहीं आने वाला, मेरी गारंटी रख लो, क्योंकि उनके दिमाग में अलग तरह लेवल का भूसा कसा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो कुछ जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो तो साइंस कभी जाने ही नहीं, पढ़े ही नहीं। हाँ, दिक्कत तब हो जाता है कि जो एजुकेटेड लोग रहते हैं वो जानते रहते हैं, बट उनका भी बोलती बंद हो जाएगा इस चीज़ पे, ठीक है ना। ये तीन क्वेश्चन जब पूछोगे तुम तो अब इससे क्या कंक्लूड हो रहा है कि यू विल कंक्लूड दैट नो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सपोर्ट्स सच क्लेम्स। मतलब इससे क्या पता चलता है कि ना ही कोई फिजिकल चेंज होगा, ना ही कोई उस फूड में केमिकली चेंज हो रहा है, ना ही कोई उसमें बायोलॉजिकली चेंज हो रहा है। और जब फूड में कोई चेंजेज ही नहीं हो रहा है तो वो फूड खराब कैसे हो गया भाई। तो ये एक प्रथा, एक पहले से सोचा समझा, और ये सोशल मीडिया उस पर उसको और बूस्ट देने की काम करता है। क्लियर है। तो यही चीज़ें बोला गया है कि ए टोटल सोलर इक्लिप्स जब हो रहा है तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, मम्मी पापा भाई बहन जो भी दादा दादी है उनको समझाओ ये चीज़ें कि सोलर इक्लिप्स के समय में खाना खाने से, खाना को रखने से या पहले से बना हुआ खाना खराब नहीं होता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स ऐसा कोई भी साइंटिफिक चीज़ें प्रूफन नहीं है कि वो फूड खराब हो जाएगा, लाइक दिस क्वेश्चंस। क्लियर है ये चीजें। चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली ऑफ 4 फॉर अ मंथ। मतलब बोल रहा है कि एक फैमिली है, 4 लोग उस फैमिली में हैं, और पूछा जा रहा है क्या कि एक मंथ में, मंथ ही है ना, एक मंथ में कितना चावल वो खा जाएंगे।
दिस क्वेश्चन शुड बी फॉर्म ऑन द किस पे, एस्टिमेशन पे, ऑन एस्टिमेशंस। दिस क्वेश्चन शुड बी फॉर्म ऑन बेस्ड ऑफ एस्टिमेशंस। ये एस्टिमेशन पे ये क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है कि हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली ऑफ 4 फॉर अ मंथ। ठीक है ना, कि 4 लोग की फैमिली ने एक महीने में कितना राइस खा लेगा, इस चीज को तुमको क्या करना है, एस्टिमेट करना है, प्रिडिक्ट करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम एक्यूरेट आंसर ही फाइंड आउट करो। ठीक है ना, ये क्यों जरूरी है करने का, आगे चल के तुम भी बड़े होगे, तुम्हारे घर में भी लोग रहेंगे, फिर खाना मंगाओगे, सामान मंगाओगे खाने का। ठीक है ना, तो एक अनुमान लगाते हो ना कि इतना किलो राइस खरीद के लाएंगे घर में तो 1 महीने तक हम खा लेंगे। क्लियर है ना, तो इसी के लिए ये कैलकुलेशन, वो क्या हुआ, एक एस्टिमेट करना। हो सकता है 1-2 किलो कम हो जाएगा, हो सकता है 1 किलो ज्यादा हो जाएगा, तो ये एस्टिमेट करना हुआ। तो वही है, दिस क्वेश्चन इज टू शो दैट द साइंस ऑफ 10 स्टार्ट्स विद द एस्टिमेशन एंड अजम्पशंस। किस पे डिपेंड साइंस होता है, एस्टिमेशन और अजम्पशंस पे डिपेंड करता है। क्या है ये एस्टिमेशन और अजम्पशंस, तो देखो ये सिंपल एस्टिमेशन, सिंपल एस्टिमेशन क्या किया है, एज्यूम 1 पर्सन ईट अबाउट 400 ग्राम। उसने क्या एज्यूम कर लिया कि घर में 4 जो मेंबर हैं उसमें से हर एक मेंबर जो चावल खा रहे हैं वो कितना खा रहे हैं, 400 ग्राम खा रहे हैं, मतलब 0.4 kg ऑफ राइस खा जा रहे हैं। ठीक है ना, ऑफ राइस पर डे, एवरी डे वो खा रहे हैं राइस। ठीक है ना, कितना खा रहे हैं, 1 पर्सन खा रहा है 0.4 kg, मतलब 400 ग्राम्स खा रहे हैं। अब देखो 4 पीपल है उस घर में, उसके अकॉर्डिंगली वो डेली राइस का जो नीड हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, 4 × 0.4 kg। हमारा कैलकुलेशंस करके कितना आता है, 1.6 kg चावल वो एक दिन में खा रहा है। कौन, वो 4 लोगों का फैमिली। क्लियर है ना, अब जाते हैं कि फॉर 30 डे, 30 दिन में वो कितना चावल खाएंगे। जस्ट बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम अप्लाई करेंगे। राइस नीड, एक दिन में वो 1.6 kg खा रहे हैं, तो 30 डे में क्या खाएंगे, 1.6 × 30 विच इज इक्वल टू 48 kg। मतलब ये हम थिंक कर सकते हैं इस एस्टिमेशन से कि वो 4 लोग की फैमिली को अगर 48 से 50 kg का एक चावल का बोरी खरीद के ला के रख देंगे तो 1 महीने तक वो कंटिन्यूअसली एवरीडे वो चावल खा सकते हैं। अब देखो इस एस्टिमेशंस में हमने क्या क्या अजम्पशंस लेके चला, क्या क्या छोड़ के चला। तो देखो एस्टिमेट का आंसर ये हो गया कि ए फैमिली ऑफ द 4 वुड बी नीड टू अप्रोक्सीमेट 48 to 50 kg ऑफ द राइस फॉर 1 मंथ। ठीक है ना, 48 से 50 kg राइस अप्रोक्सीमेटली उसको 1 महीने में खपत है उस घर में। हम इससे रिजल्ट यही समझे। अब व्हाट अजम्पशंस, क्या क्या अजम्पशंस आ जाएगा, तो अजम्पशंस हमारा ये है कि ईच पर्सन ईट अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ राइस। क्या हम अजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि उस घर में जितने लोग हैं सब लोग 0.4 kg राइस ही एवरी डे खा रहे हैं। फैमिली में तो ऐसा भी हो सकता है, कोई 0.4 से ज़्यादा 0.5 kg भी खा सकता है और कोई 0.4 के जगह 0.2 kg भी खा सकता है। तो हम इस अजम्पशंस को इग्नोर करके चल रहे हैं। हम क्या काउंट करके चल रहे हैं कि 4 लोग हैं और सब इक्वल अमाउंट में राइस खा रहे हैं। ये पहला अजम्पशंस लेके चल रहे हैं। दूसरा अजम्पशंस हमारा क्या है कि राइस इज ईटन एवरी डे, हर एक डे उसकी फैमिली राइस खा ही रही है, और कुछ खाए ना खाए राइस जरूर खा रही है। ये हमारा एक अजम्पशंस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वी इग्नोर द डिफरेंसेस इन एज। ठीक है, उसके बाद फूड हैबिटेट्स। हम लोग क्या क्या अजम्पशंस में लेके चल रहे हैं उसके बाद कि कोई भी एज डिफरेंस, मान लो कोई एक बच्चा है वो थोड़े 0.4 kg खा जाएगा चावल, तो हम ये एक्यूरेट करके चल रहे हैं कि उस फैमिली में जितने लोग हैं सब एडल्ट्स हैं, सब सेम अमाउंट ऑफ राइस खा रहे हैं, कोई एक राइस का एक दाना भी ज़्यादा या कम नहीं खा रहा है। ठीक है ना, इस चीज़ को तो जब भी हम एस्टिमेट करते हैं तो कुछ चीज़ों को हम क्या लिखते हैं, अजम्पशंस में रखते हैं। क्यों, क्योंकि एस्टिमेट किया हुआ वैल्यू हमारा एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, वो हमारा अप्रॉक्स वैल्यू होता है कि ये चीज़ें इतने में हो जाएंगी। क्लियर है ये चीज़ें, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। क्या एग्जाम्पल दिया गया है, इसी एस्टिमेशन के बेस पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि estimate how many liters of the air you breathe in one day. Start by the estimating how many breaths you take per minute and the volume of one breath. You aim not to find the exact answer but a
रीजनेबल एस्टिमेट्स। क्या बोला गया कि ऑब्वियस सी बात है, जब हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब कोई चीज़ को एस्टिमेट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट आंसर तो हो नहीं सकता है, हम एस्टिमेट अनुमान लगा सकते हैं कि इतना चीज़ें होगा, ठीक है ना। अब उसी को अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक आदमी है और ब्रेथ ले रहा है, सांस ले रहा है, तो कितना लीटर ऑफ एयर ले रहा है, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए, ठीक है ना। तो हम अजम्पशन सबसे पहले मान लेते हैं, क्या एवरेज ब्रीथिंग रेट हम मान लेते हैं कि 15 ब्रीथ पर मिनट। मतलब क्या, हम एक अजम्पशंस क्रिएट कर रहे हैं कि जो आदमी है या जो भी लोग हैं जो ब्रेथ कर रहे हैं, ठीक है ना, वो मतलब ब्रेथ कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, 15 ब्रेथ कर रहे हैं, 15 बार ब्रेथ कर रहे हैं, किसमें, 1 मिनट में। वो कितना कर रहे हैं, 1 मिनट में कितने बार ब्रेथ कर रहे हैं, 15 टाइम्स कर रहे हैं। हम ये एक अजम्पशंस लेके चलते हैं, हो सकता है कोई उससे ज़्यादा भी ले रहा होगा, उससे कम भी ले रहा होगा, बट हम एक एक्यूरेट अजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रीथ इज 0.5 लीटर्स। अब हम ये भी अजम्पशन करके चल रहे हैं कि वो एक बार सांस लेता है तो हाफ लीटर 0.5 लीटर वो ब्रीथ एयर ले लेता है, ठीक है ना। ये भी अजम्पशन, हम 2 अजम्पशन लेके चले हैं। क्या चले हैं कि 1 मिनट में 15 टाइम्स वो ब्रीथ कर रहा है। दूसरा हम क्या अजम्पशन लेके रखे हैं कि एक ब्रीथ में वो 0.5 लीटर एयर ले रहा है। अब इस हिसाब से हम कैलकुलेशंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एयर ब्रीथ इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितनी बार ब्रीथ कर रहा है, तो 15 इंटू 0.5, क्योंकि 1 मिनट में 0.5 लीटर ले रहा है, तो वो 1 ब्रीथ में वो 0.5 लीटर ले रहा है, तो 1 मिनट में वो 15 ब्रीथ कर रहा है, तो 15 इंटू 0.5 7.5 लीटर। मतलब क्या कि कोई एक पर्सन है जो कि कितना ले रहा है, अप्रॉक्स 7.5 लीटर एयर ले रहा है, वो कितने में, 1 मिनट ब्रीथ करने में। 1 मिनट तक वो सांस ले रहा है, उसमें कितना एयर ले रहा है, 7.5 लीटर। अगला है हमारा एयर ब्रीथ इन 1 आवर्स। 1 घंटे में कितना होगा। 1 मिनट का तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1 घंटे में कितना एयर वो लेगा। तो इसको एस्टिमेट करने के लिए क्या करेंगे, 7.5 जो कि 1 मिनट में हम ले रहे थे, और वो 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल अप्रॉक्सीमेट्स 450 लीटर्स एयर ले रहा है वो कितने में, 1 आवर में। तो हमारा एस्टिमेट क्या बोल सकते हैं कि 1 घंटे में कोई पीपल्स कितना ले सकता है, 450 लीटर्स ले रहा है। आगे देखो, एयर ब्रीथ इन 1 डे, 1 दिन में वो कितना एयर लेगा। तो 1 घंटे में उसने कितना लिया, 450 लीटर्स। 1 दिन में कितना आवर, 24 आवर का डे होता है। हम इसको क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने वही चीजें किया है कि एयर ब्रीथ इन 1 डे 450 इंटू 24 कितना हो गया, 10,800 लीटर्स। तो इस अजम्पशंस के अकॉर्डिंगली जो हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं, वो क्या एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो सांस लेता है अप्रॉक्सीमेटली कितना, 10,000 to 11,000 लीटर ऑफ एयर एवरी डे। एक दिन में वो कितना लीटर सांस लेता है, 10,000 से 11,000 लीटर पर डे के हिसाब से वो सांस ले रहा है। क्लियर है ये चीजें। तो ये जस्ट एक एस्टिमेट का एग्जाम्पल दिया गया है। दिस इज नॉट ए एक्यूरेट वैल्यू। ये क्या है, हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है। और एस्टिमेटेड वैल्यू में हम क्या एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि 10,000 से 11,000 लीटर जो है एयर एक पर्सन एक दिन में सांस लेता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आज का ये लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। हाउ डज अ मास्क रियली वर्क। अभी आप लोगों ने कुछ साल पहले देखे होंगे कि कोविड आया था। कोविड में सब लोग मास्क यूज करते थे। तो वो जो मास्क है एक्चुअली में वो मास्क वर्क कैसे करता है, इसके बारे में आपके साइंस बुक में एक रीड टू गो बियॉन्ड में डाला हुआ है, और उसके बारे में हम लोग डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि ये मास्क बेसिकली वर्क कैसे करता है, कैसे वो कोविड का जो वायरस था उसको हमारे नाकों तक जाने में रोक रहा था। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा। फिजिक्स के अकॉर्डिंगली जानने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन एयर। फिजिक्स के अकॉर्डिंगली हम उस मास्क को बनाने के पहले हम क्या देखेंगे कि जो पार्टिकल्स एयर में मूव कर रहा है उसका मोशन कितना होगा, यही दिया गया। एक्सप्लेन करेंगे कि वो पार्टिकल का मोशन एयर में कितना है, ठीक है ना। तो फिजिकली अगर हम उस मास्क को करेक्ट करना है तो हमको उसके अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हेल्प ट्रैप ए टीनी पार्टिकल्स।
ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, चार्जेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। स्टैटिक मतलब हो गया स्थिर, मतलब रुका हुआ चार्ज। तो रुका हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस कितना टीनी पार्टिकल को अपने तरफ एब्जॉर्ब करता है, इसके बारे में भी नॉलेज हमारा रहना चाहिए, तब जाके हम मास प्रॉपर वे में फिजिक्स के हिसाब से करेक्ट बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम केमिस्ट्री के हिसाब से हम कैसे करेक्ट बनाएंगे। तो स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर्स फाइबर यूज इन अ मास्क। मास्क को बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं, कौन सा फाइबर यूज कर रहे हैं, इसका नॉलेज हमको कहाँ से मिलेगा, केमिस्ट्री से मिलेगा। केमिस्ट्री में अगर हमारे पास नॉलेज रहेगा तब हम जाके उस मास्क के बारे में डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल का हमको मास्क बनाना चाहिए ताकि जो वायरस पार्टिकल्स है वो इससे एंटर ना हो सके। सॉरी, दीज फाइबर्स हेल्प इन फिल्टरिंग द पार्टिकल्स। क्यों फाइबर का नॉलेज होना चाहिए? अगर केमिस्ट्री में अगर फाइबर्स का नॉलेज आपको प्रॉपर नहीं रहेगा तो आप ये एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि कौन सा पार्टिकल, जो हमारा पार्टिकल होगा वो प्रॉपर अमाउंट में उससे फिल्टर होकर हमारे नाकों तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब फ्रेश एयर हमारे नाकों तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर फाइबर्स में कुछ भी डिफरेंसेस आ जाएगा और वो वायरस अगर उससे एंटर कर गया तब तो आप मास्क लगा के भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। तो यही कारण है कि केमिस्ट्री का नॉलेज हमारा इस मास्क बनाने के लिए यूजेबल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, बायोलॉजिकली वे में हम क्या थिंक करेंगे कि उस मास्क बनाने के लिए कैसा हमारा चीजें होना चाहिए, बायोलॉजिकली हम कैसे सोचेंगे। तो वो देखिए, एक्सप्लेन द साइज एंड बिहेवियर ऑफ द वायरस एंड बैक्टीरिया। जिस भी वायरस और बैक्टीरिया के कारण हम वो मास्क बना के पहन रहे हैं, हमको सबसे पहले उसके साइज और बिहेवियर को एक्सप्लेन करना होगा ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम मटेरियल यूज कर सकें। उस मटेरियल को यूज करने के लिए केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली हम फाइबर्स ले सकें, ठीक है ना, और फिजिकली उसके मूवमेंट के हिसाब से बाकी चीज़ों को हम डिजाइन कर सकें। क्लियर है ये चीज़ें? नेक्स्ट, हेल्प अंडरस्टैंड हाउ द डिजीजेज स्प्रेड। हमको ये भी जानकारी मिलना चाहिए उससे कि कैसे वो डिजीजेज स्प्रेड हो रहा है। जैसे कोविड के बारे में हमने इस जानकारी को इकट्ठा किया कि कोविड सिर्फ नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा फैल सकता है और कोई अदर मेथड नहीं है कोविड का हमारे बॉडी के अंदर जाने का। क्लियर है ना? तो बायोलॉजिकली हमको ये चीजें करेक्ट करना चाहिए। फिर हम उसका मैथमेटिकल करेक्शंस देखेंगे। मैथमेटिकल करेक्शंस में हम कैसे इस मास्क को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो यूज टू द मॉडल एयर फ्लो थ्रू द मास्क। अब हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि उसको पूरा इस तरह से पैक कर दे कि हमारे अंदर नाकों में एयर ही ना आए, और एयर ही नहीं आएगा तो हम तो ऐसे ही ब्रीथलेस हो जाएंगे, वैसे ही मर जाएंगे। तो हमको ये कैलकुलेशंस करना पड़ेगा कि उसमें इस तरह का होल्स हो ताकि वो जो माइक्रो वायरस और जो बैक्टीरिया है ये अंदर ना आए, एयर आ सके। क्लियर है? जो क्या हेल्प करेगा, कैलकुलेट द फिल्ट्रेशन ऑफ द एफिशिएंसी। कितने एफिशिएंसी से वो फिल्टर कर रहा है, कितना वो वायरस को बाहर रख रहा है, ये हमको कहाँ से मिलेगा? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से पता चलेगा कि हाँ ये मास्क लगाने से इतना % वायरस को हम बाहर कर सकते हैं। जैसे देखते हो ना कि वो लाइव नाम नहीं लेना चाहिए, कोई भी जर्म्स वाले चीज़ों को अगर यूज करोगे तो क्या बोलता है, 99% जर्म्स को ख़त्म कर देगा। तो 99.9% जर्म्स को ख़त्म करने की जो बातें करता है वो कैसे करता है? यही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से वो करता है। क्लियर है? आगे देखो, वही चीजें तुम्हारे बुक के, ये चीजें हम डिटेल समझे कि मास्क बनाने के लिए हमको ये सारे पैरामीटर्स को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमको मास्क डिजाइन करना है। अब वही चीजें बुक का लाइन भी हम एक बार रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी का कि क्या दिया हुआ है कि हाउ डज अ मास्क रियली वर्क। मास्क कैसे रियली वर्क करता है? तो देखो, सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम द सेवरल ब्रांचेज ऑफ साइंस। अगर आपको रियल लाइफ की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको साइंस के हर एक ब्रांच का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना? यही कारण है कि जब आप आगे चल के हायर एजुकेशंस में जाओगे, हायर सेकेंडरी में जाओगे, तो कोई अगर मैथ लेके पढ़ रहा है उसको भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, इंजीनियर बनना है तब भी उसको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, और कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसको भी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है,
ताकि साइंस का आपका हर एक ब्रांच का नॉलेज रहेगा, तभी ही आप कोई भी चीज़ को एक्यूरेटली डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकते हो, डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए साइंस के हर एक ब्रांच का स्टडी या डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट अगला क्या है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक वी ऑल यूज अ मास्क फॉर द सेफ्टी। ठीक है ना, क्या बोला कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय में हमारा क्या था कि हम क्या यूज कर रहे थे, हम अपने सेफ्टी के लिए मास्क यूज कर रहे थे, जो कि फिगर नंबर 1.4 देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे मास्क दिखाया गया है, यहाँ पे भी मास्क दिखाया गया है। ठीक है ना, तो ये मास्क हम यूज कर रहे थे। अब इसका देखो क्या है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ अ मास्क वर्क्स रिक्वायर्स अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम द फिजिक्स। हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ये मास्क हमारा कैसे हेल्प कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पे समझा कि कैसे फिजिक्स के अकॉर्डिंगली हेल्प कर रहा है। दूसरा हमारा क्या है कि मोशन, क्या बोला गया कि पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस कैसा हो रहा है, ये हम कैसे समझेंगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंगली समझेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स, फाइबर्स, ये हम किसके अकॉर्डिंगली समझते थे, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश किए थे कि वो कि कौन सा पॉलीमर्स यूज करेंगे, कौन सा फाइबर यूज करेंगे। बायोलॉजिकली हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, साइज एंड बिहेवियर्स ऑफ द वायरस, इस वायरस का कैसा साइज है, कैसा बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमको मास्क डिजाइन करना होगा, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, किसके अकॉर्डिंगली, बायोलॉजी के अकॉर्डिंगली। और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडलिंग, एयर फ्लो, फिल्टरेशन और इफिशियंसी हम जानने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन जानने की कोशिश करते हैं, किसके अकॉर्डिंगली, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंगली, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली। यही जो लिखा हुआ है उसी को हमने डिटेल में यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है, क्योंकि बुक में भी ये अभी जो नया एनसीईआरटी है उसमें ब्लरर है, और अगर आप भी अभी इस चीज़ को इस कैमरा में देखने की कोशिश करोगे तो थोड़ा ब्लर ही न्यूज लगेगा, बट आप मैनेज कर लोगे इस चीज़ को, इसलिए इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है, वही चीज़ें तुमको इस बुक में भी यहाँ पे दिखाया है कि इसका फिजिकल अप्रोच क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री का अप्रोच क्या है, बायोलॉजिकल क्या है, मैथमेटिकल अप्रोच क्या है। जब आप बुक में देखोगे तो आपको और डिटेल से समझ में आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर्स में हम ये जानने की कोशिश किए हैं कि हमको साइंस 9th क्लास में आने के बाद साइंस पढ़ेंगे कैसे, कैसे चीज़ों को हम एस्टिमेट करेंगे, कैसे चीज़ों को हम साइंस के अकॉर्डिंगली देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर्स में हमने यही स्टडी किया है। इसके बाद अगले चैप्टर्स में जो भी आपके टॉपिक्स हैं, सिलेबस हैं, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। हम जानते हैं, ये भी जानते हैं, आपके स्कूलों में ये चैप्टर्स को छुआ भी नहीं गया होगा, पढ़ाया भी नहीं गया होगा। यही कारण है कि हमने सोचा कि आपको ये चीज़ें जानकारी दें। बुक में कोई चीज़ चैप्टर्स ऐड ऑन किया गया है तो वो कोई गलत प्रोस्पेक्टिव से तो नहीं किया होगा। तो बेसिकली ये आपको ये समझाने की कोशिश किया गया है कि 9th क्लास में आने के बाद आपको साइंस किस वे में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, फॉलो और शेयर करें। थैंक यू।